हिंदी मीडियम सारे थे हिंदी मीडियम में। प्रकाश संश्लेषण देखते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण की बात करें सबसे पहले अपन तो देखो यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं इसमें, तो प्रकाश और एक संश्लेषण। ठीक, यहाँ पे प्रकाश से मतलब है सनलाइट से और संश्लेषण का मतलब है उसकी उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पादप होते हैं पादप क्या करते हैं, प्रकाश को ट्रैप करते हैं। ठीक है, और देन आप लोग क्या कर देते हैं, उसे अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। ये पढ़ा था पढ़ने आज। अभी अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक साइंटिस्ट है उनका नाम था अपने साइंटिस्ट है जिनका नाम था रेबिनोविच। ठीक है, तो अपन छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे, अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे कि जो पादप होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है और इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन नहीं, अब अपन थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में आ गए। ठीक है, तो अब डेफिनेशन ये नहीं रहेगी इसकी, अब हम इसे बदल जाएंगे। बदल क्या जाएगी कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है तो पता है आपको, CO2 प्लस H2O प्रकाश की उपस्थिति और क्या बना देगा यहाँ पे C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 प्लस एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पे अपना बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको। रेबिनोविच ने क्या कहा था इस डेफिनेशन को देख के कि जो CO2 और H2 होता है, इसमें जो CO2 होता है इसका इस अभिक्रिया में होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और जबकि H2 जो इसका क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण। एक का अपचयन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और अपचयन और ऑक्सीकरण के तत्पश्चात ये क्या बना देते हैं यहाँ से कि क्या कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से क्या है कार्बनिक पदार्थ। ठीक, तो रेबिनोविच के अनुसार प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें CO2 का अपचयन व H2O का ऑक्सीकरण होता है, तत्पश्चात वह उत्पाद स्वरूप कार्बनिक पदार्थों में तब्दील या परिवर्तन हो जाते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर, किसके अनुसार थी ये डेफिनेशन, रेबिनोविच के अनुसार। अब यहाँ पे ये जो CO2 H2O C6H12O6 इन सब के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था। सबसे पहले मैं CO2 की बात करूं तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था जॉन सेनेवियर। इसका पूरा नाम क्या था, जॉन सेनेवियर। इसको क्या बोलते हैं, सेनेवियर। उसके बाद में H2 के बारे में जो उसने बताया था वो बताया था डॉक्टर सेसर ने। इसने डॉक्टर सेसर ने। यहाँ H U मतलब लाइट और साथ इसकी उपस्थिति है की उपस्थिति, इन दोनों की उपस्थिति बताया था किसने, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्यूट्रोचेक। ठीक है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या, इंजन हॉस। इंजन हॉस एक किताबों में इंजन हॉस भी लिखा हुआ है। H2 के बारे में ऑलरेडी पता है, यहाँ से निकलने वाले ऑक्सीजन इसके बारे में बताया था जिसका नाम क्या था, जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, अपने अलग अलग डिस्कवरी के बारे में, प्लांट के बारे में बताया था। अब कुल मिला के अपना जो मेन टारगेट था वो ये था कि प्रकाश संश्लेषण की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि CO2 का अपचयन होगा, H2O का ऑक्सीकरण होगा, तत्पश्चात उत्पाद स्वरूप कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित या परिवर्तन हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि प्लांट जो होता है उसकी जो लीफ होती है, प्लांट की जो लीफ है वही, उस लीफ के अंदर हम जानते हैं कि प्लांट की लीफ क्या करती है, इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है, इसमें जब प्रकाश गिरेगा, जब प्रकाश जब इसमें गिरता है तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में एक रूल होता है, बड़ा ध्यान रखना, फिजिक्स का रूल है और उस रूल को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम सुना होगा आपने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है, जब इस सतह पर गिरता है तो गिरने के तत्पश्चात वो वहां से किसके रूप में विमुक्त होने लग जाता है, किसके रूप में वहां से उत्तेजित होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। किसके रूप में,
इलेक्ट्रॉन। देखो आपने अपन ने जनरल अपनी खुद की दैनिक जीवन में भी इसको नोट किया है कि दैनिक जीवन में नोट किया है कि अपन क्या करते हैं, जैसे धूप में चल रहे हैं, अभी सर्दियां हैं, धूप में चल रहे हैं, गर्मियां जो होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पेट गर्म होने लग जाती है, खोपड़ी गर्म होने लग जाती है, या बैग लेके चल रहे तो बैग गर्म हो जाएगा, या तो हम कहीं भी किसी चीज को लगातार अगर उसके संपर्क में रहेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। दरअसल ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश लगातार जब उस सतह के संपर्क में रहता है तो वहां से प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में क्या होता है, वहां से उत्सर्जित होने लग जाता है, उत्तेजित होने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि खुद प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ होता है भाई? फोटोन से। किससे मिलकर बना जाता है? फोटोन से। और खुद फोटोन किससे बनकर मिलता है? क्वांटा से। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इकाई ये होगी क्वांटा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वांटा जब एक जगह मिलते हैं तो ये किसका रूप धारण कर लेते हैं? फोटोन का। और बहुत सारे फोटोन जब एक जगह होते हैं तो ये क्या बना देते हैं? प्रकाश बना देते हैं। अब फोटोन खुद अपने आप में क्या है? ये एक उच्च ऊर्जा वाला कण होता है। फोटोन खुद क्या होता है भाई? एक उच्च ऊर्जा वाला कण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? देखो हम जानते हैं कि जो लीफ है उस लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? इनका काम होता है कि ये वातावरणीय जो गैस होती है, जो वायुमंडलीय जो गैस होती है, उनका आदान प्रदान, उनके एक्सचेंज में क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो यहाँ से क्या होगा? हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा? CO2 अंदर और O2 बाहर। तो ये जो O2 बाहर आई है इसको कौन ले लेंगे? जीव जंतु ले लेंगे इसको, ठीक है। और ये जो CO2 इसके अंदर गई है, ये CO2 ये वाली ये है, ये CO2, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करेगी। दूसरा ये पानी कहाँ से है सर? हम जानते हैं कि प्लांट है, तो ऐसे तो नहीं कि प्लांट की केवल लीफ है, बाकी कुछ है ही नहीं, रूट वगैरह सब कुछ है। तो ये नीचे से क्या जड़ों से क्या अब्सॉर्ब करता रहेगा? H2 को अब्सॉर्ब करेगा तो H2 क्या होगा? यहाँ जाएगा तो CO2 तो यहाँ पे है ही, साथ में और कौन आ गया? H2 ये किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज बदल जाएगा। और साथ में मेन जो मैंने कहा था किसका यहाँ पे प्रभाव रहेगा? प्रकाश का। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि ये जो अपचयन होता है यहाँ पे, और मैंने कहा कि प्रकाश जब इस सतह पे गिरता है तो गिरते ही वो इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस CO2 के अणु के, एक CO2 के अणु के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कि एक CO2 के अणु के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो देखना बेटा, इस अभिक्रिया के अंदर एक CO2 के अणु के कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 8 फोटोन। तो इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे बोला एक CO2 के अणु के अपचयन के लिए कितने फोटोन चाहिए? कितने चाहिए? 8 चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। वो ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑप्शन वही है जो बोर्ड पे लिखे हैं आपके पास, वो नहीं, थोड़ा चेक कर देता हूँ। चार 8 24 48। देखो भाई सीधी सी बात है, एक ग्लूकोज के लिए पूछा है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एक कार्बन के लिए कितने चाहिए? टोटल 6 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन को घुमाता है। अब यहाँ पे आपको एक नहीं होगा तो ये पूछ ले कि 10 ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने चाहिए, तो हम जानते हैं एक में 6 होते हैं, 10 में 60 हो जाएंगे, 60 को 4 से गुणा कर दो, 6 4 240 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे वो फोटोन पूछ ले कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने फोटोन आवश्यक होंगे, तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि एक CO2 के अपचयन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होते हैं 8 फोटोन। तो इसको 4 के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से, कितना आ जाएगा? 48 फोटोन। तो ये तो हो गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, और ये किसके संदर्भ में हो गया? फोटोन के संदर्भ में। क्लियर है?
कुछ इस तरह से ये चलता। तो यहाँ पे कुल मिला के अपन को ये ध्यान में रखना है, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण है। अब आपका ऑप्शन ए है अपचयन, बी है ऑक्सीकरण, सी है रेडॉक्स और डी है सभी। सभी क्यों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको रेडॉक्स वाला? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल गया कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है? एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कोई दिक्कत नहीं आता? क्लियर है? अब अगला जो अपन जस्ट इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं वो है अपना क्या? वो है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। स्थल का मतलब साइट, कि वो जगह कौन सी है, वो साइट कौन सी है प्रकाश संश्लेषण की, जहां पे प्रकाश संश्लेषण संपादित होगा। कौन सी है? पादपों में क्या होता है जो जंतुओं में नहीं होता? बताओ भाई। क्लोरोफिल। इसके अलावा अपन लाभ बोल सकते हैं क्या? प्लास्टिड हमारे अंदर होता है क्या? हमारे अंदर होता है ना, तो हम भी जाके धूप में खड़े जाते हैं, मतलब एक बार रोटियां बन गई घर आके, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा बहुत सही रहता, ना पढ़ना ना जोर ना कुछ और, जब भी भूख लगी जाके बस है खंबे की तरह खड़े होंगे थोड़ी देर धूप में और वापस आके भी काम में पड़ जाता है। अब देखो आगे स्थल की बात करूं मैं, तो स्थल के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, तो स्थल के रूप में कौन है मेरे पादप के पास में? लवक है, जिसे मैं क्या बोल देता हूं? प्लास्टिड। ठीक है। अब इस प्लास्टिक के अपन स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखने कि प्लास्टिक जो होता है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त, कैसा होता है? एक दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है, जिस कोशिकांग के अंदर कितनी झिल्ली होती है? 2 झिल्ली होती है इसकी। पहली झिल्ली तो कौन सी होती है? सबसे बाहर जो है, इसको बोलेंगे अपन क्या? बाह्य झिल्ली। और एक होती है इसके अंदर की तरफ, इसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? पेरी प्लास्टिडियल अवकाश। पी पी एस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल अवकाश। अवकाश का मतलब खाली जगह। ठीक। अंदर की तरफ क्या होता है? जब इसको अंदर की तरफ देखें अपन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ये जो कवरिंग है इसकी, इस कवरिंग को पकड़ के खोल देता हूँ ऐसे। तो इसकी कवरिंग को जो पकड़ के मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो ये यहाँ से ये कवरिंग हट गई है, वापस डायरेक्ट सीधा दिख रहा है इसके अंदर। तो इसके आंतरिक भाग में क्या होता है? कुछ सिक्के-नुमा संरचनाएं होती है। कुछ सिक्के-नुमा संरचनाएं होती है, और इन सिक्के-नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं भाई? इन सिक्के-नुमा संरचनाओं को बोलते हैं क्या भाई? इनको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। जब ये बहुत सारे थाइलेकोइड आपस में एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं तो एक पिलर नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, एक पिलर बनाते हैं। इस पिलर को क्या बोलते हैं? इस पिलर को पूर्ण रूप से क्या बोला जाता है भाई? इस पिलर को बोला जाता है पूर्ण रूप से क्या? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो ऐसे एक ग्रेना बनेगा, वैसे एक दूसरा ग्रेना भी बनेगा, ऐसे एक तीसरा ग्रेना भी बनेगा। और ये ग्रेना आपस में क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। ग्रेना बनते हैं, और ग्रेना क्या होते हैं? 2 ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक नलिका नुमा संरचना से जुड़े रहते हैं, एक नली जैसी संरचना होती है। इस नली जैसी संरचना को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फेटल नलिका, या इसका दूसरा नाम होता है ग्रेना लेमेली। क्या नाम होता है? फेटल नलिका या ग्रेना लेमेली। इसके अलावा ये जो आंतरिक झिल्ली के पास वाला भाग होता है जितना भी, ठीक है,
ये सारा भाग जो है आंतरिक झिल्ली के पास वाला भाग है, इस पास वाले भाग को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? बाकी जो बीच में खाली स्थान बच जाता है, इस खाली स्थान को क्या नाम दे देते हैं भैया? मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए। केवल प्लास्मिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकाएं हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के डीएनए से वो कंट्रोल नहीं होता है, तो इनमें खुद का क्या पाया जाता है भाई? इनमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है। इनमें क्या होता है? स्वयं का डीएनए। और खुद का डीएनए पाया जाने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अर्ध स्वायत्त अंग। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग, जिसको इंग्लिश मीडियम अगर बोले कई बार इंग्लिश मीडियम के नाम से आता है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमल ऑर्गन। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाई द प्लास्मिड, हरित लवक जो होता है, लवक जो है, उस लवक को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि उसमें खुद का क्या पाया जाता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब मेन मुद्दे की चीज क्या है? अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक थाइलेकोइड को पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, इस एक थाइलेकोइड को पकड़ के यहाँ पे जूम कर लिया, तो इस तरह से संरचना है। तो यहाँ पे मैंने एक थाइलेकोइड को बाहर निकाल दिया। ये किसकी संरचना है? ये एक थाइलेकोइड की संरचना है। इस एक थाइलेकोइड की संरचना जो है, या इस थाइलेकोइड की खोज जो है, इसकी खोजकर्ता जो सबसे पहले इसकी खोज की थी, वो खोजकर्ता जो इनके थे वो थे दो साइंटिस्ट, जिनका नाम था पार्क एंड पॉन। कौन थे? पार्क एंड पॉन। इन दोनों ने सबसे पहले किसको खोजा था? थाइलेकोइड को खोजा था। अब थाइलेकोइड की बात करें तो थाइलेकोइड क्या है? सिक्केनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? खुद एक सिक्केनुमा संरचना है। ये सिक्केनुमा जो संरचना होती है, इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी अंदर की तरफ असंख्य कणिका में संरचनाएं पाई जाती है, बहुत सारी एक थाइलेकोइड के अंदर। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? इन संरचनाओं को बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, या हिंदी में इनको बोला जाता है कणिका में संरचना। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस थाइलेकोइड के अंदर जो ग्लोब्यूलर संरचना है, इस एक संरचना को पकड़ के बाहर निकालते हैं। इसको यहाँ पे पकड़ के बाहर निकाले और जूम करके देखें तो ये संरचना एक कुछ इस तरह से होती है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे क्या होते हैं? वर्णक होते हैं बहुत सारे। इनको अब मैं क्या बोल दूंगा कि क्या है अंदर की तरफ? वर्णक है। और इन ग्लोब्यूलर कणिका में संरचनाओं में कितने वर्णक होते हैं? लगभग 200 से 400 वर्णक। कितने वर्णक? जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से? पहला पर्णहृत। पहला कौन सा है? पर्णहृत। दूसरा केराटिनॉइड। तीसरा फाइकोबिलिन्स। चौथा क्विनोन। पांचवा फोस्फोलिपिड। छठवां अमीनो अम्ल। और सातवां कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम। ठीक है। इतनी सारी चीजें जो होती है एक ग्लोब्यूलर कणिका में संरचना के अंदर समावेशित होती है। अब क्लोरोफिल की बात करें, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, केराटिनॉइड्स के भी अलग टाइप होते हैं, फाइकोबिलिन्स के अलग टाइप होते हैं। एक बार जनरली मैं ओरली बोलता हूं कि पर्णहृत जो होता है यहाँ पे कि अलग अलग प्रकार का होता है। कैसे अलग अलग प्रकार का होता है? इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, फाइकोबिलिन्स, सॉरी बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये इतने सारे तो क्या होते हैं? खुद क्लोरोफिल होते हैं। इसके बाद में आता है केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स की बात करें तो इसमें दो प्रकार के प्रोटीन आते हैं केराटिनॉइड्स में। मैं केवल ओरली बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा आगे। केराटिनॉइड्स में जो प्रोटीन आते हैं सबसे पहले वो आती है पहली प्रोटीन, वो आती है कैरोटीन। कैरोटीन होती है कैरोटीन। ठीक है। और दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है अपने इसके अंदर कौन सी? जेंथोफिल। ठीक है। ये जो क्लोरोफिल है, इसके बाद में कैरोटीन आ गया। इस कैरोटीन का फॉर्मूला होता है C40H56। जेंथोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56O2। वैसे ही क्लोरोफिल जो होता है, इसमें क्लोरोफिल जो A होता है और क्लोरोफिल जो B होता है, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C55
S72O5N4 Mg, इसका होता है C55H70O6N4 Mg। यहाँ पे कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्फा कैरोटीन, दूसरा होता है बीटा कैरोटीन और तीसरा होता है क्या, लाइकोपिन। टमाटर में होता है लाइकोपिन। इसी ऐसे जेंथोफिल की बात करें तो जेंथोफिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोजेंथिन, नियोजेंथिन, जियोजेंथिन, है कि नहीं, ऐसे अलग अलग जेंथोफिल्स होते हैं। लास्ट में आता है फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स के अंदर आपने नाम सुना होगा 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पादप जगत, उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी एल्गी दे रखी है, हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल। उन सवालों के अंदर क्या कर रखा है, एक लाल सवाल जो है उसके अंदर लिख रखा है कि इनके अंदर कितना लाल में होता है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण, इसके कारण आर फाइकोइरिथ्रिन। आपने तो कोई कॉमन नाम सुना होगा इरिथ्रोसाइट, सुना है? क्या होता है इरिथ्रोसाइट? आरबीसी, आरबीसी को तो बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रो का मतलब होता है यहाँ पे लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका, लाल कोशिका, ठीक है। वैसे ही आर फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन आ गया मतलब रेड एल्गी। ऐसे होता है फाइकोसाइनिन, साइनिन, फाइकोसाइनिन पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। आपने एक नाम सुना होगा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नेवी हरित शैवाल, उनके अंदर ये जो है पर्पल कलर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बैंगन, जो पर्पल कलर के जो फूड आइटम्स है उनके अंदर क्या है बेटा, उनके अंदर फाइकोबिलिन्स होता है। तो अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स हमने देखे, अलग अलग के फ्रूट्स देखे हमने, उनके अंदर इन सब इन पिगमेंट्स का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। अब आगे देखें अपन, तो अपन वन बाय वन इन सारे के सारे पिगमेंट्स को पढ़ेंगे। और इन पिगमेंट्स में सबसे पहला जो पिगमेंट्स अपने पास में है वो पिगमेंट्स कौन सा है भाई, पर्णहरित, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक। सबसे पहले पर्णहरित को देखेंगे। पर्णहरित होता क्या है, दरअसल पहले इसकी संरचना बनाते हैं अपन एक बार। इसकी संरचना कुछ तरह से होती है, इसके सेंटर में एक आयन होता है जिसको बोलते हैं Mg+2। ये फॉर्मूला लिखा ना अपन ने यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अपन को बताना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को अपन ने क्यों लिखना है। इसके चारों तरफ 4 एटम होते हैं नाइट्रोजन के, N और N। ये नाइट्रोजन के एटम एक षटकोणीय, एक षष्ठकोणीय एक संरचना जुड़े रहते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये षटकोण जो संरचना होती है के बीच में एक पेंटागोनल, जिसमें 5 कार्बन हो, एक पेंटागोनल क्या होती है, एक संरचना पाई जाती है इनके बीच में, कुछ इस तरह से, ठीक है। और नीचे की तरफ एक लंबी सी चेन होती है पूंछड़ी जैसे, है इस तरह से। तो ये जो संरचना बनेगी अपन ने, इस संरचना के अंदर क्या है भाई, 2 संरचनाएं मुख्य रूप से इसमें, एक तो है बड़ी सारी बल्ले, ठीक है। और ये जो बड़ी सारी बल्ले होती है, इस पूरी की पूरी बल्ले को क्या बोलते हैं भैया जी, इस बल्ले को बोलते हैं पोरफायरिन बल्ले। कौन सी बल्ले, पोरफायरिन बल्ले। इसके अलावा नीचे ये जो पूंछ सी बनी हुई है, एक टेल जो बनी हुई है, एक श्रृंखला जो बनी हुई है, इस पूरी की पूरी श्रृंखला को यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं भैया जी क्या, इसको बोलते हैं फाइटोल श्रृंखला। क्या बोलते हैं, मैं आज के क्लास में कल लिखूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइटोल श्रृंखला। तो हम कहेंगे एक पर्णहरित जो होता है वो मुख्य रूप से कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, 2 संरचनाओं से मिलकर बनता है। पहली संरचना क्या है, दूसरा क्या है, फाइटोल श्रृंखला। अब ये जो पोरफायरिन बल्ले है, ये खुद पोरफायरिन बल्ले, ये पूरी पोरफायरिन बल्ले है, जबकि इसमें छोटे छोटे बल्ले भी दिख रहे हैं अपन को। तो इसमें देखो छोटे छोटे बल्ले कौन से हैं, ये तो 1 2 3 4 अंदर की तरफ जो बल्ले हैं, इन अंदर की तरफ जो 4 बल्ले हैं, इन 4 बल्ले को क्या बोलते हैं भाई, 4 को क्या बोलते हैं अपन जानते हैं, टेट्रा। और ये जो अंदर रिंग्स है, इन रिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा, पाइरोल। क्या बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा क्या पूरा, टेट्रा पाइरोल बल्ले। तो हम कहेंगे कि एक पर्णहरित के अंदर पोरफायरिन बल्ले जो होती है वो 4 पाइरोल बल्लियों से निर्मित होती है, जिन्हें हम टेट्रा पाइरोल बल्ले कहते हैं। तो आगे बात, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्रा पाइरोल बल्ले कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे 1 2 3 ये चौथा कार्बन, ये पहला बल्ले,
ये दूसरा वल्य, ये तीसरा और ये चौथा वल्य। इसमें 1 2 और 3 नंबर के ऊपर यहाँ पे तो समूह जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? अगर ये समूह CH3 है, समझना, अगर ये समूह CH3 दिख रहा है संरचना में, तब तो ये पूरी की पूरी संरचना कौन से क्लोरोफिल की है? एक की। इसकी है एक की। इसके अलावा इस पूरी की पूरी वल्य में क्या होता है? डबल C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और 1 2 3 4 5 कितने वो ऑक्सीजन है? 5। ये देखो मैंने क्या लिखा है? 5 ऑक्सीजन। बीच में एक Mg है क्या? 4 N है क्या? ठीक है। और बात पूरी की पूरी वल्य में 55 कार्बन होते हैं और 72 क्या होते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे H की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप की जगह अगर मैं क्या लगा दूं? एल्डिहाइड लगा दूं CHO। ठीक है। तो CHO जैसे लगाऊं तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया। तो पहले अपना फॉर्मूला क्या था? C55 H72O5 N4 Mg था। अब एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, अब क्या हो गया? C55 O6 N4 Mg। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक ऑक्सीजन बढ़ा अपन ने, तो जाहिर सी बात है O-2 दो माइनस के बढ़ गए, दो माइनस के बढ़े तो दो प्लस के कम करने पड़ेंगे यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम। तो क्या हो जाएगा? C55 H70 O6 N4 Mg। और हमें साफ साफ दिख रहा है उसके अंदर इस CH3 अगर अपन लगाते हैं तो CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो किसकी हेलो हाँ नमस्कार सर। एक ऑक्सीजन अपन ने बढ़ाया है, एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितने कम हो गए? दो हाइड्रोजन कम हो गए अपने। अब देखो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, एक बढ़ गया 6। CH3 का तो कितने हो गए? 5। ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनो क्या है? अगर इस पूरे के पूरे परमाणु को मैं पादप भस्म के रूप में, प्लांट एस के रूप में पूरा जला दूं इसको, ठीक है, इसको भस्म कर दो, जला दो आग में, तो क्या बचेगा? परमाणु की पूरी संरचना में से क्या बचेगा? ध्यान रखना, केवल और केवल क्या बचेगा? Mg। बाकी सारा का सारा फोस्फाइड वल्य और हाइड्रोजन श्रृंखला पूरी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। केवल कौन बचेगा? Mg बचेगा। अगला एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि वह कौन सा परमाणु होता है जिसमें हाइड्रोजन श्रृंखला नहीं होती? वो होता है अपने पास में कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सी में कौन अपसेट होता है अभी? तो से बोल रहे हैं मैं कौन? अब क्या मास्क तो लगा रखे हैं, पता नहीं चल रहा मूवमेंट का। हाँ तो हाइड्रोजन श्रृंखला यहाँ पे सी के अंदर नहीं होगी। आगे देखो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो कैरोटीनॉइड्स की बात करता हूँ मैं आपके पास। कैरोटीनॉइड जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है केरोटीन, दूसरा होता है जेंथोफिल। ये दोनों के दोनों प्रोटीन है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है C40H56, जेंथोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56O2। ठीक है। ये केरोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन और लाइकोपीन। ठीक है। इन सब के अंदर, प्लांट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, बहुतायत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा केरोटीन कौन सा होता है? बीटा केरोटीन। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं जेंथोफिल की, तो जेंथोफिल के अंदर अपने पास में अलग अलग होते हैं, जैसे क्रिप्टोजेंथिन, नियोजेंथिन, अलग अलग होते हैं। ये सारे के सारे जेंथोफिल्स होते हैं। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में पढ़ा होगा आपने, बुरे सवाल के अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम लिखा हुआ है, जैसे कि कैल्प्स, समुद्री इविल्स, समुद्री राक्षस के रूप में कैल्प्स होते हैं, जो 100 मीटर की 100 मीटर की हाइट से भी बढ़ जाते हैं प्लांट के अंदर, समुद्रों के अंदर। ठीक है। तो उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने पास था फाइकोबिलिज, और फाइकोबिलिज के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, तो आर फाइकोबिलिज और एक फाइकोसाइनिन। ठीक है। आर फाइकोबिलिज रेड कलर देगा, फाइकोसाइनिन पर्पल कलर देगा। इसके बाद में आता है क्विनिन, क्विनोन। इनकी अमाउंट होती है क्विनोन के लगभग ये पाए जाते हैं 46, फॉस्फोलिपिड्स ये पाए जाते हैं लगभग 117। ये इनके अमाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके टोटल मैंने कितने वर्णक बताए आपको? 200 से 400। तो अपने पास में एक कणिका में संरचना में लगभग 200 से 400 क्या है? वर्णक। और ये एक कणिका में संरचना जो होती है, वो एक कणिका में संरचना केवल अलग से नहीं है, ये बहुत सारी कणिका में संरचना एक थाइलेकोइड पाई जाती है, और एक वर्णक के पास में हजारों क्या होते हैं? थाइलेकोइड्स होते हैं। तो सोच के देखो आप, इनके पास में कितने वर्णक होंगे?
अब मेन मुद्दा अपना ये आता है कि सर ये चीज तो समझ में आ गई, चलो ठीक है, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, प्लांट कैसे फूड बनाएगा, ठीक है। तो होता क्या है अपने पास में कि मैंने आपको कहा था कि जो प्लांट होता है ये इसकी लीफ है, आपने नहीं बोला जैसे आवाज आई, ये लीफ है। अब देखो आपका, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे। इस प्लांट की लीफ ने क्या एब्जॉर्ब किया भाई, प्रकाश को अवशोषित किया। मैंने कहा था जब भी प्रकाश को अवशोषित करेगा तो वो किसके रूप में अवशोषित हो जाएगा, प्रकाश यहाँ से इलेक्ट्रॉन के रूप में अवशोषित हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब अवशोषित होता है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन लेता है नहीं कि प्लांट की लीफ पे गिरा और आसमान में निकलता हुआ दिख रहा है उनको फुलझड़ी की तरह, ऐसा थोड़ी है। क्या ऐसा कभी देखा क्या अपन ने कि प्लांट को कई देर तक अपन देख रहे हैं तो अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आसमान में दिखेगा। दरअसल बाहर निकलने का मतलब पत्ती के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन पत्ती के अंदर जाएगा जाहिर सी बात है उसको कोई लेने वाला भी चाहिए भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और आगे जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे 200-400 पिगमेंट के अलावा एक चीज और होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन पिगमेंट्स में इनको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम FAD that is called ferredoxin, PQ that is called plastoquinone, इसके अलावा अपने पास में PC प्लास्टोसाइनिन, इसके अलावा PHE that is called pheophytin, है कि नहीं। तो ये अलग अलग क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसको, इसने किसको दे दिया, इसको, इसने किसको दे दिया, इसको, इसने किसको दे दिया, इसको, इसने किसको दे दिया। तो पहली बात तो ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को ये रोटेट करते रहते हैं अपने पास में, उसको संग्रहित करके या भंडारित करके नहीं रखते हैं। सर कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन की खुद के पास में पोटेंशियल होता है, खुद के पास में क्या होता है, पोटेंशियल। और अगर कोई भी चीज पोटेंशियल वाली है वो उसके पास में अगर निहित रह जाती है थोड़ी देर के लिए तो वो जल के राख हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसने अपने पास में रख लिया तो इसका खुद का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। और कोई भी चाहता नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, इसलिए चुपचाप तुम ले मुझे नहीं चाहिए, अपने पास खुद लेगा, किसको दे देगा, इसको, और लास्ट जैसे इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ग्राही को बोला। समझ में आ गई बात, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले कौन लेता है, सबसे अंत में कौन लेता है, वो बात तो अपन आगे करेंगे। कुल मिलाकर अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होता क्यों है। इलेक्ट्रॉन ग्राही इसलिए होता है कि हम जानते हैं सर, हाँ क्या जानते हो कि प्रकाश जब पत्ती पे गिरती है तो पत्ती क्या करती है, उसको इलेक्ट्रॉनों के रूप में क्या कर देती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्तेजित कर देती है। और वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन ग्रहण करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब मैं यहाँ से वापस कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ इस जगह से। यहाँ पे क्या होता है भैया जी, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। और एक बीचों बीच ऐसे क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर में ऐसे एक रिएक्शन सेंटर होता है भाई। क्या होता है, रिएक्शन, जिसको अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया केंद्र। और इसके चारों तरफ जितने भी जो वर्णक पाए जाते हैं उन सभी वर्णकों को क्या बोलते हैं, उन सब वर्णकों को बोलते हैं एंटेना मॉलिक्यूल, एंटेना कण, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटेना। और एक बीचों बीच सेंटर में क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र। क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र। अब अपन को ये अभिक्रिया केंद्र पढ़ने से पहले अपन को एक चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो चीज क्या है बेटा, वो चीज है अपने पास में प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। पहली चीज ध्यान रखना, नेचर ऑफ लाइट के अंदर प्रकाश, प्लांट कौन सा प्रकाश अवशोषित करता है, वही प्रकाश अवशोषित करता है जो दृश्य स्पेक्ट्रम में होता है, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज अबाउट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट होती है, जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है किसी भी लाइट की, उसको विजिबल बोला जाता है, वो हमें दिखती है। जैसे मैं कहूं कि मुझे अभी ये नीला दिखाई दे रहा है, ये सुनहरा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है भाई, ये हरा दिखाई दे रहा है, ये हरा क्यों दिखाई दे रहा है,
ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये कौन सा रंग पता नहीं क्यों दिख रहा है? तो ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो रंग अवशोषित हो जाता है, जो रंग अवशोषित हो जाता है वो हमें दिखता नहीं है, और वातावरण में जो रंग वापस क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। वो कलर की स्पेक्ट्रम की लाइट हमारी आंखों की रेटिना पे गिरती है और हमारा रेटिना उसकी इमेज बना देता है। जैसे मैं कहूं कि एक प्लांट है, उसको रात दिन सुबह शाम उसको ग्रीन लाइट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हरी लाइट में उसको रख दिया, तो मुझे बताओ प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी बढ़ेगी? क्यों? हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो हमें हरा क्यों दिखाई दे रहा है? वो हरा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि सामान्य अंदर हरा दिखाई देता है वो हरा इसलिए दिखाई दे रहा है कि सारी लाइट है। एक नाम सुना होगा विबग्योर, सुना है? बेनियाहा पिनाला विबग्योर। उस विबग्योर के अंदर जो बीच में लाइट होती है ना, वो होती है ग्रीन। कौन सी लाइट होती है? तो प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट पूरी लाइट को तो अवशोषित कर लेता है, छह को तो, और ग्रीन को क्या कर देता है वापस रिफ्लेक्ट। वो हमारे आंखों के रेटिना पे गिरती है, और रेटिना पे गिरते हैं हमें प्लांट कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई, सॉरी हरा दिखाई हरा से हरा हरा देता है, दिखाई ग्रीन दिखाई देता है। क्लियर है? कोई चीज व्हाइट क्यों दिखाई देती है? कलर एस पूरा का पूरा सारा से वापस क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एकल वर्णीय लाइट होती है। सूर्य का प्रकाश जो होता है एक श्वेत प्रकार, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म लगा के उस पर लाइट डाली, 7 कलर मिलकर आ गया वो, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं उसको, कलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो उसमें वापस जब उसने देखा कि क्या 7 रंग वाकई में एक सफेद लाइट है, तो उसने एक उल्टा प्रिज्म वापस लगाया और लाइट उधर से निकली ना वापस, तो व्हाइट लाइट निकल गई थी। तो ये प्रैक्टिकल था, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था उसका। तो यहाँ पे सनलाइट जो हमारी वो एकल वर्णीय लाइट है। कैसी है? एकल वर्ण, जिसमें 7 रंग निहित है, अलग अलग रंग दे रही है, ठीक है। प्लांट जिस प्रकार का रंग अवशोषित करेगा वैसे ही वो क्या करेगा, अपना कार्य संपादित करेगा, और जो लाइट अवशोषित नहीं करेगा उसको वापस रिफ्लेक्ट। अब ब्लैक क्यों दिखाई देता है? ब्लैक का मतलब था सारी की सारी लाइट अवशोषित हो गई, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता तो हमारे रेटिना पर प्रकाश आता नहीं तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देती। दरअसल ब्लैक का मतलब होता है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस एरिया में। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे ठंडी बनाई, इसका मतलब ये है कि बाकी सब दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा हमें, समझ लो? तो ये ब्लैक दिखाई देता है हमें, ब्लैक का ही कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी चीज जैसे जितना पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आपकी आंखें क्या कर रही है, व्हाइट व्हाइट को तो देख रही है, और जहां जहां मैंने ब्लैक लिखा वो दिख नहीं रहा आपको, तो वहां पे वो शैडो बन गया वैसा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अपन कल और पढ़ेंगे, क्यों? देखेंगे कि नहीं पढ़ेंगे?